नमस्कार, मैं ऑर्किड फार्मा से डॉक्टर हुमा ताहिर। आज हम लोग बैठे हैं डॉक्टर हेमंत कालरा के साथ, जो मैक्स शालीमार बाग में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन है। आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसकी जानकारी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं है। इस बीमारी का नाम है ABPA, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। इसके बारे में डॉक्टर कालरा हम लोगों को जानकारी देंगे। ABPA का मतलब, जैसे मैडम ने बताया, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ब्रोंकोपल्मोनरी का मतलब जिसका संबंध आपके लंग से है, और एलर्जी हो रही है। और एलर्जी किस वजह से हो रही है? वो एस्परजिलस की वजह से होती है, इसलिए इसको कहते हैं एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। इसके होने से पेशेंट्स को काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होती है, बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, तो इसको हम ABPA कहते हैं। तो डॉक्टर कालरा, ये एस्परजिलस क्या होता है और ये हमारे शरीर से इसका क्या संबंध है? देखिए, एस्परजिलस एक मोल्ड होता है, फंगस होता है, या इसको लेमैन लैंग्वेज में फफूंदी भी कहते हैं। आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड बहुत दिन घरों पे पड़ी रहती है तो उस पर फफूंदी बैठ जाती है। ये वही फंगस है, एक दूसरे तरीके का फंगस है जिसको हम एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कहते हैं। अब ये फंगस हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह है। आप धूल में देखोगे, पानी में देखोगे, सॉइल में देखोगे, कहीं लकड़ का काम हो रहा है, फर्नीचर का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कहीं गाय भैंसों का चारा पड़ा हुआ है, तो फंगस हर जगह रहता है। और जितने भी हम लोग पेशेंट्स भी हैं और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी हैं, इस एस्परजिलस को अंदर इनहेल करते रहते हैं, हमारे लंग्स में जाता है, हमारे लंग्स के अंदर जाके बैठ जाता है। परंतु बहुत सारे लोगों में ये कुछ भी नहीं करता, क्योंकि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है और इस फंगस को ख़त्म कर देती है, बढ़ने नहीं देती है। अब परंतु दो तरह के पेशेंट्स ऐसे होते हैं। पहला, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनकी बॉडी इस तरह के फंगस को फाइट नहीं कर सकती है। तो इन लोगों में फंगस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फेक्शंस होती है, एस्परजिलस से रिलेटेड। ये तो हो गया एक तरह का प्रेजेंटेशन। परंतु कुछ लोगों में, बहुत ही कम लोगों में, ये फंगस शरीर में एक एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्स भी पैदा करता है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर सूजन होती है। सूजन होने से बहुत सारी दिक्कत पेशेंट को झेलनी पड़ती। तो ये ABPA किन कंडीशंस में देखा जाता है? देखिए, ABPA जितने भी हमारे अस्थमा के पेशेंट होते हैं और सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस तो हमारे देश में बहुत ही कम है, बट अस्थमा के तो बहुत सारे पेशेंट हैं, या कोई और एलर्जिक डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है और एलर्जिक डिसऑर्डर्स है। सिर्फ इन्हीं लोगों में ABPA पाया जाता है। और अस्थमा में ये देखा जाता है कि 13 से 14% लोगों को, जिनको अस्थमा है, उनको ABPA रहता है। ABPA से पेशेंट को तकलीफ क्या होती है? देखिए, जब भी पेशेंट को ABPA प्रूव हो जाता तो इस तरह के पेशेंट में अक्सर उनको खांसी रहती है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, वीजिंग रहती है बहुत ज़्यादा, और जो बलगम होती है ना, उसका एक खास प्रकार का कलर होता है जिसको हम गोल्डन ब्राउन म्यूकस प्लग्स कहते हैं। अगर कोई भी पेशेंट आपको कहे, सर मेरे को तो ब्राउन कलर के बलगम आ रही है, गोल्डन ब्राउन कलर की बलगम आ रही है, तो सबसे पहले ध्यान में ABPA आता है। उसके बाद फटीग रहता है, कभी कभी चेस्ट पेन रहता है, और अक्सर बलगम में खून भी आता रहता है। कभी वो हर हफ्ते आएगा, कभी हो सकता है 1 साल में है या 2 साल में है। तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं ABPA। ABPA का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? कैसे पता लगाते हैं कि पेशेंट को ABPA है? देखिए डॉक्टर, ABPA में कोई भी ऐसा सिंगल टेस्ट नहीं होता जैसे TB में होता है। हमने बलगम की जांच कराई, TB में पॉजिटिव आ गया और आपने प्रूव कर दिया भाई इस पेशेंट को TB है। ABPA में कोई भी एक सिंगल टेस्ट नहीं है जिसको आपको करने से ये पता चले कि इस पेशेंट को ABPA है। इसमें बहुत सारी टेस्टिंग करानी पड़ती है। सबसे पहले क्लिनिकल सस्पिशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो सबसे पहले तो, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो डॉक्टर का क्लिनिकल सस्पिशन होना बहुत ज़रूरी है। एक बार क्लिनिकल सस्पिशन हुआ, डॉक्टर को लगा कि यस मेरे पेशेंट को ABPA हो सकता है, तो उसके बाद वो
आपके रेडियोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे, जैसे एक्सरे कराएंगे, HRCT कराएंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, उसके बाद वो ब्लड टेस्ट कराएंगे। तो इन सब टेस्ट्स को सामने रखकर क्लिनिकल सस्पिशन, रेडियोलॉजिकल टेस्ट और ब्लड टेस्ट, इन सबको सामने रखकर डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि मेरे पेशेंट को ABPA है या नहीं है। क्लिनिकल सस्पिशन कैसे होगा? क्लिनिकल सस्पिशन ऐसे होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अक्सर एस्थमा वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। 13 से 14% केसेस में एस्थमा में देखने को मिलता है। अगर एस्थमा का पेशेंट है, अगर आपके पास आता है कि सर मैं तो सारी दवाइयाँ ले रहा हूँ, अच्छी दवाइयाँ ले लिए, तब भी मुझे आराम नहीं आ रहा, मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, कभी कभी बलगम में खून भी आ रहा है, आपको ABPA सस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आप ये देखने के लिए कि ABPA के कितने चांसेस हैं, तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है इसमें, वो होता है टोटल IgE लेवल। टोटल IgE लेवल एक एलर्जी का पैरामीटर है। शरीर में कितने भी प्रकार की एलर्जी होती है, उसका टोटल IgE लेवल है। सपोज जैसे फंगस से 50 है, आपको दाल खाने से 100 है, तो वो टोटल IgE सारी एलर्जी को बना के आपको एक वैल्यू देता है। उसके बाद हम करते हैं स्पेसिफिक IgE फॉर एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, मतलब टोटल IgE में से जो फंगस के अगेंस्ट में कितना एलर्जी है, IgE का लेवल फंगस के अगेंस्ट में कितना है, एस्परजिलस के अगेंस्ट में कितना है। तो ये दो टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका स्पेसिफिक IgE लेवल एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के अगेंस्ट में नेगेटिव है, तो इसका मतलब है पेशेंट को ABPA नहीं है। उसके बाद फिर आप और भी बड़े सारे टेस्ट होते हैं, जैसे इयोसिनोफिल काउंट्स होते हैं, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, CT, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं और एक डायग्नोसिस पे पहुंचा जाता है। अब कई पेशेंट आते हैं कि हमारा टोटल IgE लेवल बहुत ज़्यादा है, 1000 से भी ऊपर है, तो टोटल IgE लेवल एस्थमा के पेशेंट में भी बढ़ा ही रहता है ना। तो टोटल IgE का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर स्पेसिफिक IgE एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के अगेंस्ट में पॉजिटिव है, तभी टोटल IgE का सिग्निफिकेंस है। तो ये सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। उसके बाद डॉक्टर एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि मेरे पेशेंट को ABPA है या नहीं है। ABPA के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ABPA को हम 6 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला होता है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। पेशेंट की सिवियरिटी के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उनका टोटल IgE लेवल कितना है, उनका एक्सरे में कितना पहले से इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ये सारे इसके 6 स्टेजेस होते हैं। जैसे पहला स्टेज होती है एसिम्प्टोमेटिक, पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट होता है एक्यूट स्टेज, सेकंड होता है रेस्पॉन्स होता है, तीसरा होता है एग्जैजर्बेशन, पेशेंट को एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उसके बाद होता है रिमिशन, पेशेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है। और उसके बाद स्टेरॉइड डिपेंडेंट स्टेज होती है और लास्ट में फाइब्रोटिक स्टेज होती है, जिसमें लंग्स काफ़ी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी 6 स्टेजेस हैं। ये जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश ये रहती है कि पेशेंट को या तो 0 स्टेज में रखा जाए या तीसरे स्टेज में रखा जाए, दूसरे स्टेज पे रखा जाए, ताकि पेशेंट स्टेबल रहे, ठीक रहे, और नंबर 6 पे पहुंचने से रोका जाए, जो फाइब्रोटिक स्टेज है, जो लास्ट में स्टेज आती है, जिसमें लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि वो 6 नंबर तक ना पहुंचे। ABPA का इलाज कैसे कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर, ABPA एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी रहती है। इसमें कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्टेज कौन सी है। 0 स्टेज है, कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर फर्स्ट स्टेज है, जिसको हम एक्यूट स्टेज कहते हैं, उसमें ट्रीटमेंट चाहिए होता है। सेकेंड में क्योंकि रेस्पॉन्स होता है तो ट्रीटमेंट कम हो जाता है। थर्ड में एग्जैजर्बेशंस होती है, बढ़ता है तो फिर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्टेजेस पर डिपेंड करता है। बट मोटे मोटे तौर पर इसमें 3 ही तरह की दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, जो इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का। सबसे पहला होता है स्टेरॉइड्स, जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट का होता है। ABPA में स्टेरॉइड दिए जाते हैं। उसके बाद एंटी फंगल ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे इट्राकोनाजोल आती है, वोरिकोनाजोल आती है। ये तभी दी जाती है अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एग्जैजर्बेशंस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है स्टेरॉइड देने के बावजूद भी, तो हम उसमें
एंटी फंगल ड्रग भी डाल देते हैं। या पेशेंट बिल्कुल ही स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो गया तो हमें स्टेरॉइड की डोज को कम करने के लिए भी एंटी फंगल ड्रग डालनी पड़ती है। और उसके बाद आजकल एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है जिसको हम ओमैलीजुमैब कहते हैं, ये भी काफ़ी लोगों में अच्छा हेल्प करता है। तो मेन ये 3 ट्रीटमेंट रहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सपोर्टिव केयर होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें हमारा जो गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, सबसे पहले होता है जो लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको सूजन को जल्दी से जल्दी कम करना है और बीमारी को आगे बढ़ने से रोकना है ताकि लंग्स में जो परमानेंट डैमेज होता है वो ना हो। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेरॉइड होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं ताकि शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है, जो वीजिंग हो रही है, जो बलगम बन रही है, जो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको जल्दी पेशेंट को आराम मिले। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने बताया आपको एंटी फंगल ड्रग देते हैं। फंगल ड्रग इसलिए देते हैं ताकि जो भी एस्परजिलस जो फफूंदी है जो आपके लंग्स में जाती है, एंटी फंगल उसको मारे और जो एस्परजिलस का जो लोड है लंग्स में उसको कम करे। अगर एस्परजिलस कम होगा, फंगस लंग्स में कम होगा तो उसकी एलर्जी भी कम होगी। तो ये 2 चीजें होती हैं, इसका ध्यान रखना होगा। ये दवाएं जो आपने बताई हैं ये कितने ड्यूरेशन तक चलती हैं? हाँ, इसमें ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया 3 ही ड्रग्स हैं। सबसे पहले हम स्टेरॉइड से शुरू करते हैं, हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड से शुरू करते हैं, 0.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से शुरू करते हैं और धीरे धीरे एवरी 2 वीक्स इसकी डोज को कम करते चलते हैं। साथ ही में हम टोटल IgE टेस्ट, एक्सरे टेस्ट ये सब करवाते रहते हैं, ये देखने के लिए कि हमने जो दवाई शुरू करी है उससे पेशेंट को कितना रेस्पॉन्स आ रहा है। टोटल IgE कम हो जाता है, एक्सरे की जो ओपेसिटीज़ हैं वो भी कम हो जाती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्लिनिकली इम्प्रूवमेंट हो रही है। फिर हम आगे डोज को और कम करना शुरू कर देते हैं। अगर पेशेंट का रेस्पॉन्स कम आता है तो हम कभी कभी स्टेरॉइड की डोज को बढ़ा देते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर पेशेंट को ज़्यादा स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ रही है और बार बार दिक्कत होती है तो हम एंटी फंगल ड्रग्स भी डाल सकते हैं। बट इन सभी दवाइयों के, स्टेरॉइड्स के, एंटी फंगल के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, तो वो भी हमें अपने पेशेंट के साथ बैठ के डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मोटे मोटे तौर पर ये माना जाता है कि 4 से 6 महीने देना ही होता है, परंतु उसके साथ साथ हम पेशेंट को और भी गाइड करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसे रहना चाहिए, बाकी किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो भी सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती। ABPA में दवाओं के साथ और सपोर्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं जिससे पेशेंट को आराम मिले? क्योंकि देखिए ABPA में जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, अगर पेशेंट ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लेता तो लंग्स में परमानेंट चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सबसे जो कॉमन देखने को मिलता है वो होता है ब्रोंकिक्टेसिस। ब्रोंकिक्टेसिस में जो आपकी वेंट पाइप्स होती हैं, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, वो परमानेंटली खुल जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं, तो उनमें म्यूकस प्रोडक्शन, स्प्यूटम प्रोडक्शन, बलगम बहुत ज़्यादा बनती है। तो इस तरह से लोग, जो पेशेंट्स होते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं। पहला तो ये रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि वो स्टेज तक ना पहुंचा जाए, बट अगर पेशेंट पहुंच भी गया है तो दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं ताकि पेशेंट बलगम को आराम से निकाल सके। म्यूकोलिटिक ड्रग्स दी जाती हैं, नेबुलाइजर्स दिए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे मैंने बताया स्टेरॉइड दिए जाते हैं। उसके अलावा म्यूकस क्लियरिंग टेक्निक्स भी आती हैं, बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं मार्केट में जो बलगम को निकालने में आपकी हेल्प करते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर ब्रोंकिक्टेसिस बहुत हल्की फुल्की सी है तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ब्रोंकिक्टेसिस बहुत ज़्यादा है, बलगम बहुत ज़्यादा बनती है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बहुत सारे डिवाइसेस मार्केट में आते हैं जिसको ओपेप डिवाइसेस कहते हैं, या और भी तरह तरह के डिवाइस आते हैं जो बलगम को निकालने में आपकी हेल्प करते हैं। दूसरा, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आती हैं जो बलगम को पतला करती हैं, बलगम को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करती हैं। म्यूकोलिटिक्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे एम्ब्रोक्सोल आता है, एन एसिटाइल सिस्टीन आता है, आप इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद, क्योंकि इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि पेशेंट अच्छी तरह से बलगम निकाले। अगर बलगम निकलेगी तो इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साथ में वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है, ये मैंडेटरी है हर पेशेंट के लिए। फ्लू की वैक्सीन जो साल में 1 बार लगती है, और निमोनिया की वैक्सीन जो 5 साल में 1 लगती है, ये सभी पेशेंट को लगवानी चाहिए। इसके बाद डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
फिजिकल एक्टिविटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। डाइट कैसे, क्योंकि जो भी एबीपीए के पेशेंट होते हैं वो होते तो एस्मा के पेशेंट ही हैं। एबीपीए सिर्फ 13% या 14% एस्मा के पेशेंट में देखने को मिलता है। तो जो एस्मा के पेशेंट है उनको ये पता होना चाहिए कि उनको किन चीज़ों से दिक्कत है। उनके जो ट्रिगर्स होते हैं उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। ठंडा, खट्टा, सिट्रिक आइटम्स, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन से उनको बचना बहुत ज़रूरी होता है। जो एस्मा वाले पेशेंट होते हैं साथ में जिनको एबीपीए भी रहता है। वैक्सीनेशन का मैंने आपको बताया। डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जो इतना बलगम बनता है वो सारा प्रोटीन रिच बलगम होता है। इतना प्रोटीन निकलता रहता है तो शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह के पेशेंट में हाई प्रोटीन डाइट देना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि उनका जो बीएमआई है वो बना रहे, जो मसल जो क्वालिटी है वो भी उनकी अच्छी बनी रहे। एंड उसके बाद म्यूकस क्लियरिंग टेक्निक्स है वो मैंने आपको बता दिया, वैक्सीनेशन आपको बता दिया। और लास्ट में पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन भी आजकल एक अपकमिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मार्केट में बहुत कम लोग करते हैं, बट है बाहर के कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा होता है। जो भी इस तरह के पेशेंट होते हैं जिनकी ऑक्सीजन की डिमांड रहती है या सांस की दिक्कत रहती है, तो अब उनको पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में एनरोल करते हैं। उसके अंदर पेशेंट की डाइटरी रिक्वायरमेंट, फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट, इनहेलर लेने की टेक्निक, स्टीम लेने की टेक्निक, बलगम को निकालने की टेक्निक, ये सब मिला के और उनको एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, उनकी जो मांसपेशी है वो ज़्यादा ग्रो करें और पेशेंट्स अच्छा फील करें। लास्ट में आप अपने व्यूअर्स और पेशेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो भी हमारे एस्थमा के पेशेंट हैं, कहीं पे भी हैं, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने आपको एस्थमा बोला हुआ है तो उसमें एबीपीए की स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है। सिर्फ आपने ये देखना है कि आपको एबीपीए है या उसकी टेंडेंसी है। हो सकता है आप 0 स्टेज पे हो और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पेशेंट को कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो इसमें स्क्रीनिंग का होना बहुत जरूरी है। और स्क्रीनिंग के लिए जो स्पेसिफिक IgE टेस्ट होता है अगेंस्ट एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, स्पेसिफिक, मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्पेसिफिक IgE टेस्ट अगेंस्ट एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होना बहुत जरूरी है, जो कि 14 से 15% एस्मा के पेशेंट में पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि पेशेंट को एबीपीए है या नहीं है। ये टेस्ट बहुत जरूरी है। अब अगर एबीपीए डायग्नोज हो भी गया तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब तक आपका, अगर आप अच्छी दवाई अच्छे तरीके से लेते हो, सारी जैसे मैंने आपको बताया 3 तरह की मेडिसिन होती हैं, टाइम टू टाइम आप अपना 2 महीने 3 महीने के बाद हमारा जैसे हम टोटल IgE लेवल कराते हैं, CT स्कैन्स कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो आप आगे बढ़ने से इस बीमारी को आराम से रोका जा सकता है। और साथ में जो सपोर्टिव थेरेपी होती है, एक्सरसाइज करना, डाइट लेना, वैक्सीन लगाना और बलगम निकालना बहुत ज़रूरी है। ब्रोंकिक केसेस, क्योंकि जो एबीपीए के पेशेंट होते हैं, अगर उनके लंग्स धीरे धीरे जैसे ज़्यादा डैमेज होते हैं तो उनमें बलगम बनना शुरू हो जाता है। बलगम बनती है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप बलगम को ढंग से निकालेंगे। अगर आप डेली बलगम को, डिवाइसेस आते हैं बहुत सारे मार्केट में, एक्कापेला आता है और भी तरह तरह के, अरोबिका आता है, बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो सब लोग यूज़ करते हैं, ऐसा यूज़ करते हैं और बलगम को निकालने में वो हेल्प करता है। स्टीम ले सकते हैं, बहुत तरह की दवाइयाँ आती हैं जो बलगम को निकालने में हेल्प करती हैं। अगर आप बलगम को निकालेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगी, परंतु फिर भी ये देखा जाता है कि कभी कभी इन्फेक्शंस होती हैं, उस टाइम आपने अपने डॉक्टर से पूछ के एंटीबायोटिक लेने होते हैं। तो ये ब्रॉडली ये ट्रीटमेंट रहता है। सबसे पहले क्लिनिकल सस्पिशन, मतलब एबीपीए है या नहीं है। दूसरा, आपने डायग्नोज करना है और ट्रीटमेंट को, जैसे मैंने बताया 3 चीजें होती हैं, आप उसकी तरह उसी को यूज करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे देश में, क्योंकि एबीपीए जो होता है लंग्स के ऊपर वाले हिस्से में होता है मोस्टली, और लंग्स के ऊपर वाले हिस्से में ही टीबी भी होती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे दिल्ली के बाहर के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अगर वो लंग्स का एक्सरे कराते हैं उसमें एक पैच आ रहा होता है, पैच आता है और पेशेंट को ब्लड भी आ रहा होता है, तो अधिकतर डॉक्टर्स यही समझते हैं कि उनके पेशेंट को टीबी हो गया। पर बहुत सारे पेशेंट्स को आराम नहीं आ रहा होता, बाद में पता चलता है कि वो एबीपीए होता है। तो थोड़ा सा ये एक इस चीज में ध्यान रखना होता है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो
तो आप तुरंत या तो पेशेंट को हायर सेंटर में भेजिए या उस चीज के स्पेशलिस्ट के पास भेजिए या HRCT CT स्कैन कराइए। तो ये थे डॉक्टर हेमंत कालरा, जिन्होंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम लोगों को बताया है एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसकी जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस या ABPA। उन्होंने बताया इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको ट्रीट कैसे करते हैं और प्रिवेंट कैसे करते हैं। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर कालरा के इस सेशन लेने के लिए। और अगर आप लोग व्यूअर्स इस तरह की और टॉपिक्स पे भी इस तरह का कोई सेशन चाहते हैं तो प्लीज हमें नीचे कमेंट्स में लिख के भेजें।